कार्यक्रम। देखिए, वर्तमान सांसद महोदय जो हैं वो मखान की जो माला है और पाग पहनाने से उनको फुर्सत नहीं है। आज दरभंगा एयरपोर्ट की आप बात कर रहे हैं साथी, दरभंगा एयरपोर्ट चालू हो इसके लिए हमने लाठियां खाई है, हमने 18 दिन जेल में बिताने का काम किया, हमारे ऊपर FIR हुआ है। नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ नेटवर्क। आज मैं आप सबको बात करवाएंगे मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सह बेनीपुर के जिला परिषद सदस्य सागर नवदिया जी से। आइए इनसे बात करते हैं। अभी जो है कि देश में लोकसभा चुनाव की चर्चाएं काफ़ी जोर शोर से चल रही है और इस पे जो है कि सभी पार्टी जो है कि रण में उतर चुके हैं, सब अपना जो है कि काम स्टार्ट कर चुके हैं। इसी संदर्भ में इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सर स्वागत है आपको हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक बार आप अपना परिचय अपने मुखाबिन से दें। देखिए, मेरा नाम सागर नवदिया है और मैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ शुरुआती समय से। उसके बाद मिथिलावादी पार्टी का संस्थापक राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। जहाँ आप बैठे हुए हैं बेनीपुर 31/10/2 से निर्वाचित जिला परिषद सदस्य हूँ और दरभंगा जिला शिक्षा समिति जिला परिषद दरभंगा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सर अभी लोकसभा चुनाव का चर्चाएं काफ़ी जोर शोर से चल रही है, पूरे देश में हर एक पार्टी जो है कि मैदान में उतर चुके हैं। इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी लोकसभा चुनाव के उपलक्ष्य में आप लोगों की क्या तैयारी है और आप लोग की किसको सपोर्ट करना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों की अपनी राजनीतिक पार्टी है, मिथिलावादी पार्टी, जान रहे होंगे। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के पाठशाला में पढ़ के जो छात्र नेता निकले हैं और उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं उसको पूर्ति करने के लिए और मिथिला के हक हुकूक और अधिकार को सदन के अंदर में मजबूती से उठाने के लिए एक रास्ता हम लोगों ने बनाया है, वह है मिथिलावादी पार्टी। और मिथिलावादी पार्टी एक स्वतंत्र पार्टी है, अपनी पार्टी है, जैसे अन्य दल हैं वैसे ही अपना दल है, तो हम लोगों का अपना दल है। और बात रही चुनाव की, तो चुनाव की बात में जब आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि हम जहाँ के हैं, हम जिस लोकसभा क्षेत्र के हैं, हम जिस क्षेत्र के हैं, आखिर उस क्षेत्र की हालात क्या है, हम और आप कहाँ खड़े हैं। एक जनता होने के नाते, सर्वप्रथम हम लोग एक आम जनता होने के नाते, मतदाता होने के नाते, नागरिक होने के नाते सोचें कि जिस मिथिला क्षेत्र से हम लोग आते हैं, जिस दरभंगा लोकसभा से हम लोग आते हैं, आखिर यह लोकसभा कहाँ है, कहाँ खड़ी है, किस मायने में? शिक्षा के मायने में, स्वास्थ्य के मायने में, रोजगार के मायने में, पलायन के मायने में, कृषि के मायने में कहाँ खड़ी है। आखिर हमने पिछली बार जो वोट किया था अपने सांसद महोदय को, उसके बाद से 5 सालों में उन्होंने हमारे लिए क्या किया? सबसे बड़ा प्रश्न ये है और इस प्रश्न पर चिंतन होना चाहिए, क्योंकि यह देश, पूरे देश का चुनाव है, प्रधानमंत्री तय करने वाला चुनाव है। लेकिन एक सांसद जिसको हम लोग चुनकर भेजते हैं सदन के अंदर, वो हमारी समस्या मजबूती के साथ सदन में उठाए, संसद में उठाए, यह हम लोगों का उद्देश्य होना चाहिए। और उसमें हमसे जुड़ी हुई जो भी आम समस्याएं हैं, उस समस्या का समाधान निहित हो। अभी का वर्तमान सांसद जो है, हम लोगों की मौजूदा सांसद, उसका कार्यकाल पिछले 5 साल का कैसा रहा है? आप लोगों के नज़र में कैसा लगा है इस कार्यकाल? देखिए, वर्तमान सांसद महोदय जो हैं वो मखान की जो माला है और पाग पहनाने से उनको फुर्सत नहीं है। आज दरभंगा एयरपोर्ट की आप बात कर रहे हैं साथी, दरभंगा एयरपोर्ट चालू हो इसके लिए हमने लाठियां खाई है, हमने 18 दिन जेल में बिताने का काम किया, हमारे ऊपर FIR हुआ है। क्या उनकी उपलब्धता है? दरभंगा एयरपोर्ट के लिए संघर्ष किसी ने किया तो सबसे ज़्यादा संघर्ष मिथिला स्टूडेंट यूनियन और मिथिलावादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का है, हम लोगों का है। आज एम्स अधर में लटका हुआ है, आखिर सांसद महोदय जवाब देंगे? आखिर क्या समस्याएं हैं? जनता दल यूनाइटेड पे वो दोष मरते रहते हैं, वो तो फिर आपके साथ आ गए हैं। कब उसका शिलान्यास हो रहा है, कब वहां पे ईंटा लग रहा है, कब मिट्टी भराई का काम चालू हो रहा है? इतना दिन कहते थे नहीं, गलत जगह दे दिया, अब साथ में गठबंधन हो गया तो अब कुछ नहीं बोल रहे हैं। मतलब इन नेताओं की जो कथनी और करनी में अंतर है, यह आम जनता स्पष्ट रूप से समझ रही है। और मुझे तो बहुत ही हास्यास्पद लगता है, मतलब हम कह नहीं सकते हैं इन नेताओं की जो सोच है, कैसे ये चाहते हैं, समझते हैं कि जनता बहुत बुर्बक है, इसको बुर्बक बनाते हुए चलते जाएं। क्या उपलब्धि है बताइए ना, क्या किए आप? सड़क
ढंग से नहीं बनवा पाए हैं। आप कनेक्टिविटी सड़क देखिएगा, हर जगह जिले में घूम के देख लीजिए इनके लोकसभा क्षेत्र में। इनके लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत जो हाई स्कूल है उसकी क्या स्थितियां हैं, इनके लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत जो कॉलेजेस हैं उसकी क्या स्थितियां हैं, क्या क्लास चल रहा है। हम लोगों का 11 मार्च को आंदोलन है, मतलब जो है कल हम लोग हजारों हजार की संख्या में विश्वविद्यालय कूच करेंगे। आखिर उन कॉलेजों में क्या हालात है। नौजवान आज के दिन में भी यहाँ से पलायन कर रहे हैं, दिल्ली बम्बई 10-20 हज़ार की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। तो आखिर आपने क्या ऐसे किया। हम तो अपने सांसद महोदय से सवाल पूछ रहे हैं। हम आह्वान करते हैं तमाम लोगों को सवाल पूछने का हक होना चाहिए। देखिए, आप किसी भी दल के समर्थक हो, किसी भी पार्टी के वोटर हो, किसी को भी अपना नेता मानते हो, वह सब दूसरी बात है। पहली बात यह है कि आप एक आम नागरिक हैं और आपका यह संवैधानिक कर्तव्य है कि आप अपने नेता से सवाल पूछें और अपने नागरिक होने का जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करें, क्योंकि जो समस्या आपके सामने है वो आपकी समस्या है और उसके समाधान को आवाज उठाना पड़ेगा। हम आपके माध्यम से सांसद जी से सवाल पूछते हैं, आखिर आपने क्या ऐसा कर दिया इस लोकसभा के लिए कि पुनः हम आपको वोट दें। सर, क्या ऐसा किया जाए कि जो हम लोगों की समस्या है, आप लोगों की जो आप भी एक मिथिलावादी पार्टी का नेता हैं और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं, क्या ऐसा उपाय किया जाए कि हम लोगों की समस्याओं, हम लोग अपनी समस्याओं से जो है कि मुक्ति पा सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है समस्या से मुक्ति पाना। जब 90 के आसपास चीनी मिलें बंद होना शुरू हो गया, एक ऐसा समय था जब हम लोग रोजगार देने वाले थे। अब सोचिए, एक ऐसा समय था जब देश के अन्य राज्यों के लोग हमारे यहाँ नौकरी करने आते थे। जब हमारा चीनी मिल खुला हुआ था, चीनी मिल खुला हुआ था, जूट मिल खुला हुआ था, सूता मिल खुला हुआ था, दूध मिल खुला हुआ था, पेपर मिल खुला हुआ था, मतलब जो है सो पंडोल इंडस्ट्रियल एरिया था। तो एक ऐसा समय था। मतलब ये नहीं है कि यहाँ कुछ नया करना है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन या मिथिलावादी पार्टी के लोग जो पिछले 8 साल से संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ से लेकर सड़क से लेकर दिल्ली तक आवाज़ उठा रहे हैं, हजारों हजार की संख्या में आंदोलन कर रहे हैं, उनका कहना ये नहीं है कि भैया हमें नया कुछ दे दो। उनका कहना यही है कि आदिकाल में जो हमारी संपन्नता थी, हमारे पास चीनी मिलें हुआ करती थी। कहते हैं चीनी मिल संभव नहीं है, तो भाई चीनी मिल संभव नहीं है तो क्या पूरे देश में चीनी मिल बंद हो गया है। जब पूरे देश में चीनी मिल चलना संभव है तो हमारे मिथिला में क्यों नहीं भाई। क्या चीनी मिल आएगा तो समृद्धि नहीं आएगी। हमारा जो मिथिला क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहाँ कृषि ही एक मात्र ऐसा साधन है जिससे नकदी फसल की जा सकती है। और कृषि में भी नकदी फसल का एकमात्र साधन है ईख, गन्ना, कुसियार जिसको कहते हैं, उसकी उपज। वो एक ऐसा साधन है जिससे हमें नकदी जो है सो फसल मिल सकता है। तो यह जो कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहाँ अब प्रचुर मात्रा में जमीन है और पानी है, इसका अगर सही ढंग से, और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ मानव संसाधन हमारे पास है। हमारे मिथिला के दम पे आज गुजरात का पोर्ट चल रहा है, हमारे मिथिला के दम पर आज बेंगलोर, चेन्नई जो है सो पंजाब और जो है सो दिल्ली चल रहा है। वहाँ मजदूरी यहाँ के लोग कर रहे हैं। तो मजदूर हमारा, मेहनत हमारा, और उन तमाम कंपनियों में जो बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं जो उसको चला रहे हैं, बड़े बड़े माइंड हैं, वो भी हमारे। आज कोटा में आप चल जाइए, तमाम छात्र भी यहाँ के मिथिला के और तमाम पढ़ाने वाले भी यहाँ के। तो छात्र भी हमारा, पढ़ाने वाला भी हमारा, फिर भी हम कोटा में जाके लाख का लाख दे के वहाँ पढ़ रहे हैं। क्या ऐसी व्यवस्था यहाँ नहीं हो सकती है? क्या कृषि के क्षेत्र में बेहतर कार्य नहीं किया जा सकता है? क्या चीनी मिल नहीं खोला जा सकता है? जूट मिल नहीं खोला जा सकता है? पेपर मिल नहीं खोला जा सकता है? क्या जो बाढ़ का पानी आता है, क्या पानी को सही तरीके से सिंचाई के रूप में उपयोग करने के लिए, पानी से बिजली का उत्पादन हो, इसके लिए क्या प्रयास नहीं किया जा सकता है? तमाम प्रयास किए जा सकते हैं, लेकिन इन नेताओं के लोग मन में खोट है। वो लोग चाहते ही नहीं है कि ये सब करे। एक समय था जब हमारा विश्वविद्यालय टॉप पे हुआ करता था। क्या दरभंगा महाराज का जो किला है, जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, या राजनगर में किला है, क्या उसे पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है? क्या वहाँ हजारों हजार लोग नहीं आ सकते हैं देखने के लिए? एकदम आ सकते हैं। चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। एक बताइए, एक डीएमसीएच पे पूरा नॉर्थ बिहार निर्भर, 8 करोड़ आदमी निर्भर है एक डीएमसीएच पे। क्या यहाँ डीएमसीएच जैसा कोई दूसरा संस्थान नहीं बन सकता? समस्तीपुर में नहीं बन सकता है, सुपौल पूर्णिया के आसपास नहीं बन सकता है? बन सकता है। लेकिन इन नेताओं की मंशा ही नहीं है। इनकी एक सोच है, इनकी एक नीति है कि यहाँ के नौजवानों को मजदूर बनाओ, सस्ता मजदूर बनाओ। अगर इनको रोजगार दे देंगे, इनको पढ़ा लिखा देंगे, इनको सब कुछ यहाँ उपलब्ध करवा देंगे, तब तो ये लोग यहीं रहेंगे, जाएंगे नहीं तो फिर पूरे देश में मजदूरी घूम घूम के कौन करेगा?
तो जो नीति बनाने वाले लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं केंद्र की सत्ता में, उनके दिमाग में है कि यहाँ के लोग भोले भाले होते हैं, इनको सस्ता मजदूर बना के रखो, और सस्ता मजदूर बना के रखोगे तभी यह सस्ते में जो है सो मजदूरी करेंगे और बड़े बड़े करोड़पतियों को फायदा होगा, उद्योगपतियों को फायदा होगा। यही कारण है जिसके कारण मिथिला पिछड़ा हुआ है, और इस कारण पे हमारे नेताओं की समस्या नहीं है। उनके समस्या मतलब क्या है मुझे पता नहीं, क्या कहा जा सकता है, लेकिन हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, एक जनता होने के नाते हमें प्रश्न करना चाहिए। जो हम, एक माँ रोने लगती है जब उसका बेटा उसको छोड़ के दिल्ली जाता है, वो बेटा रोने लगता है। याद कीजिए वो पल, हर गांव में ऐसे नौजवान हैं जो जाते वक्त रोने लगते हैं, खुशी मन से दिल्ली बम्बई नहीं जाते, दुखी मन से जाते हैं। वो जब छठ और दीपावली में आ नहीं पाते हैं, जब उनके आंखों में आंसू रहता है, क्या इस दर्द को कैसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और इसी दर्द को मिटाने का जो प्रयास है वो मिथिलावादियों का प्रयास है, और उसी के लिए संघर्ष। हम लोग हाल फिलहाल में जेल से आए, कोई अपराध करके नहीं गए थे, अपने अधिकार के लिए, अपने मिथिला क्षेत्र के अधिकार के लिए लड़ते लड़ते हम लोग जेल गए। हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले तमाम साथियों से अपील करेंगे कि आप भी अपना नागरिकीय कर्तव्य का निर्वहन कीजिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने समस्याओं के लिए आवाज़ उठाना शुरू कीजिए। निश्चित रूप से एक ऐसा दिन आएगा जब मिथिला भी सुखी होगा, संपन्न होगा पूर्व की बात। सर, अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, इसमें मौका है जनता को, हम सबों को मौका है कि सरकार से कुछ मांग रखें। आप लोग किस तरह के मांग रखेंगे? और अभी का जो वर्तमान मौजूदा सांसद है उनके बारे में आपने अभी बातों को रखा, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ऐसा काम अच्छा नहीं किया मिथिला के लिए, तो इसके जगह पे कोई ऐसा कैंडिडेट के रूप में आना चाहिए जो मिथिला के लिए विकास का काम। अब कैंडिडेट कौन आएगा नहीं आएगा तो यह तो पार्टियां तय करेगी, यह तो पार्टियां तय करेगी कौन आएगा नहीं आएगा। लेकिन हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सवाल कीजिए। अगर हम जिला परिषद सदस्य हैं और हम भी अपने क्षेत्र में जाते हैं तो आप हमसे सवाल कीजिए कि आपने क्या किया, आपकी जो वादाएं थी उस पर आपने क्या किया। जनता जब अपने नेता से सवाल करना शुरू कर देगा, निश्चित रूप से व्यवस्था में परिवर्तन होगा। और सवाल क्या होना चाहिए, वही जो मैंने ऊपर आपको बताया है, सब चीज़ की, रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो। आज बताइए, आप जिस ब्लॉक से हैं, जिस ब्लॉक से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बताइए पंचायत स्तर पे एक भी पीएचसी और एपीएससी ऐसा है जहां प्रॉपर इलाज चल रहा है, डॉक्टर बैठ रहा हो? नहीं है। यहां तक कि उस ब्लॉक के आपके प्रखंड मुख्यालय में जो पीएचसी होगा वहां भी सही से ढंग से इलाज नहीं होता है। और हम लोग जो है सो क्या कहते हैं, विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हैं, विकसित भारत 2047 तक की परिकल्पना कर रहे हैं। आज भी गांव के लोग इलाज से महरूम हैं, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। आप जाइए गांव के किसी भी विद्यालय में, आपको शिक्षा व्यवस्था देख के बड़ा दंग हो, मतलब हैरानी होगी। और कोई भी परिवार अगर थोड़ा भी सक्षम है गांव में रह के, या बाहर में रहता भी है, उसका बाल बच्चा है, तो हर गांव में सुबह 6 बजे प्राइवेट स्कूल की गाड़ियां लग जाती है, और तमाम बच्चे उस गाड़ी में बैठ के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। बाप माँ अपना पेट काट के अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, और प्राइवेट स्कूल वाला उनका खून चूसता है, फीस के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम। तो जो समाज शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से महरूम है, जहाँ ऐसी आधारभूत संरचना और व्यवस्थाएं नहीं है, और यह सच्चाई है साथी, वहाँ क्या विकास की परिकल्पना की जा सकती है? यहाँ तो एक सिंडिकेट चलता है। सिंडिकेट के तौर पे आज देखिए, सरकारी अस्पताल है, जो प्राइवेट अस्पताल है उससे बड़ा बिल्डिंग है, उससे ज़्यादा डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, सब सुविधाएं हैं, लेकिन इलाज नहीं होता, व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था क्यों नहीं है भाई? नेता सजग नहीं है, नेता सवाल नहीं उठाते हैं। एक बार जो है सो करे, फिर क्या हिम्मत है वो डॉक्टरों का। और मतलब 10 कट्ठा में रहेगा सरकारी अस्पताल, उसमें कोई इलाज कराने नहीं जाता है, लेकिन एक धुर में अगर एक छोटा सा रूम में भी एक डॉक्टर बैठता है तो वहाँ जो है सो बकरी भेड़ की तरह लोग पहुँच जाते हैं इलाज करवाने के लिए। तो यह जो सोच है, हमारे सोच को बदल दिया गया, हमारे सोचने के तरीकों को बदल दिया गया। उसके विरुद्ध हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और कौन लड़ाई लड़ेगा? हम तो खास करके नौजवानों से अपील करते हैं, आपको लड़ना पड़ेगा इन तमाम समस्याओं से। आप जिनको वोट देकर जिता के भेजते हैं, वो उसको आपकी समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, और तब तक ही मतलब है जब तक उनको वोट लाना है। इसलिए नौजवानों को सवाल करना पड़ेगा। जिस देश में, जिस समाज में नौजवानों ने प्रश्न करना शुरू किया है, निश्चित रूप से उस समाज में बदलाव हुआ है। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हुई है, रोजगार का साधन बढ़ा है, कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ी है, तमाम परिवर्तन हुआ।
तो आप सुन रहे थे अभी मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सागर नवदिया जी को, जिन्होंने मिथिला के सारे समस्याओं को काफ़ी जो है कि विशेषतापूर्वक रखे हैं। इनका कहना है कि जो भी नेता हैं, जो भी पार्टी के लोग, अभी लोकसभा चुनाव है, पार्टी के बड़े बड़े नेता क्षेत्र में आते हैं, उनसे जो है कि युवा अगर सवाल करेंगे तो सारी समस्याओं को समाधान हो सकता है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ नेटवर्क, कैमरामैन सुधीर जी के साथ।